बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां यूपी उपचुनाव में 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। लगातार मिल रही शिकायतों पर पुलिस कर्मियों के ऊपर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और देखिए निलंबन की यह कार्रवाई की गई है जहां मुरादाबाद में 3 और कानपुर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं और वहीं मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। तो मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता हैं बुर्का पहन करके महिलाओं के भेष में वोट डालने का काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग में हमने शिकायत की है। इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी संविधान के खिलाफ काम करेगा, निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ काम करेगा, हमने निर्वाचन आयोग को दरखास्त दिया, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए चुनाव में अपनी संभावित हार को देख करके समाजवादी पार्टी केवल फेस सेविंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इन 9 सीटों पर जीत रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत किया है कि बड़ी संख्या में हुजूम इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि निर्वाचन के नियम के मुताबिक आसपास निर्वाचन स्थल के जहां पर मतदान हो रहा है 144 दफा लगी होती है, वहां भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। ये भीड़ इकट्ठा करके अधिकारियों को दबाव में लेकर के और खासकर बुर्का पहना करके पुरुषों को वोट डालवाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कंप्लेंट निर्वाचन आयोग से की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए चुनावी वार देखने को मिल रही है तो अखिलेश यादव ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसी को भी ये उनकी तरफ से कहा गया चुनाव में वोटर्स को रोकने का आरोप लगाया गया है तो अखिलेश यादव ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। और क्या कुछ कहा है आइए हम आपको सुनवाते हैं। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जाने। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां यूपी उपचुनाव में 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं और देखिए लगातार मिल रही शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुरादाबाद में 3, कानपुर में 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, वहीं मुजफ्फरनगर में 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वोटर्स की आईडी चेक कर परेशान करने का आरोप है और देखिए इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अधिकारियों को चेतावनी दी है और देखिए शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी उपचुनाव में 7 पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई की गई है और देखिए लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई हुई है। तो मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। पुलिसकर्मी सस्पेंड हुआ प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद। और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे और बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी। वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार में रोका नहीं जाएगा वोटर्स को। दोबारा सबको बोला गया और अगर कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं और शिकायत आती है, जांच में सही पाई जाती है तो वो भी कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव आयोग ने इस शिकायत को काफी गंभीरता से लिया। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए मीरापुर में पोलिंग सेंटर पर जमा हुई है भीड़। मुजफ्फरनगर से खबर सामने आ रही है, पुलिस ने लाठी
फटकार कर देखिए ये भीड़ और मुजफ्फरनगर के सिकरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मीरापुर में पोलिंग सेंटर पर जो भीड़ है वो जमा हुई है। देखिए पुलिस ने लाठी फटकार कर भीड़ को दौड़ाया है, तो पुलिस ने भीड़ को दौड़ाया है। मुजफ्फरनगर के सिकरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां भारी भीड़ जमा हुई है। मीरापुर में पोलिंग सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और देखिए पुलिस ने लाठी फटकार कर सभी को दौड़ाया है। तो मुजफ्फरनगर के सिकरी गांव का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। तो मुजफ्फरनगर के मीरापुर का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और देखिए लगातार अलग अलग जगह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मीरापुर में मतदान के दौरान ये जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए पुलिस ने सभी को दौड़ाया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, मतदान हो रहा है सुबह से और देखिए मतदान के दौरान ही ये जोरदार जो हंगामा है वो देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है कि जिस प्रकार से लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं उसके आधार पर उनकी पराजय सुनिश्चित है और समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका उसे आगे कर दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताजा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। लड़की के माता पिता का कथन है कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसलिए की है कि उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी। तो देखिए यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। यूपी में होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इन उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सारा खेल राजनीतिक धारणा का है। और देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बेहद कम हो गई थी, जिसकी वजह से बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा छूने में नाकाम रही है। साल 2024 के चुनाव नतीजों के बाद यूपी में यह पहला उपचुनाव हो रहा है जिसे यूपी में सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। और प्रयागराज से हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए प्रयागराज के फूलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है, तो किस यहाँ भी सुबह से मतदान हो रहा है, क्या कुछ अभी देख पा रहे हैं, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अगर हम फूलपुर के तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे, उपचुनाव हो रहा है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें, खास करके घर से महिलाएं निकल रही हैं और महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और दूसरी तरफ पुरुषों की कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि दोपहर में जिस तरीके से बूथों पर सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन अब जैसे जैसे
समय की समाप्ति नजदीक हो रही है, उसकी ओर लगातार जो वोटर्स है वो अपने घरों से निकल रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में यहाँ पर पूरा चुनाव संपादित कराया जा रहा है। जो वल्नरेबल बूथ हैं, जो अति संवेदनशील बूथ हैं, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। जो पुलिस के अधिकारी हैं लगातार वो गश्त कर रहे हैं। हालांकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना की अभी तक सूचना नहीं आई है। फूलपुर विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ डीसीपी साहब हैं, लगातार वो भ्रमण कर रहे हैं। जी, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे? देखिए, ये जो फूलपुर विधानसभा उपचुनाव है उसके दृष्टिगत यहाँ पे सभी जो पोलिंग सेंटर्स हैं और पोलिंग बूथ हैं उनमें मानक के अनुसार फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। महिला पुलिस बल भी जो है वो पर्याप्त संख्या में मानक के अनुसार हर जगह पे लगाया गया है और लगातार स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी टीम चेकिंग कर रही हैं और साथ ही साथ जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो सभी लगातार सभी पोलिंग केंद्रों पे जो है भ्रमण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के लिए दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। अभी तक क्या जहाँ जिस जिन बूथों पे आप गए हैं और कोई किसी तरह की अप्रिय सूचना भी आपको आई? नहीं, ऐसी कोई भी अप्रिय सूचना नहीं है। जो छोटी मोटी शिकायतें भी अगर कहीं आ रही हैं तो तुरंत से वहाँ पे गेस्टेड ऑफिसर्स को भेजा जा रहा है और उनको उसी तत्समय जो है उसका निराकरण कराया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और लगातार जिस तरीके से दोपहर में थोड़ी मत प्रतिशत धीमा था, लेकिन अब जैसे जैसे सूर्य भास्कर भगवान ढलते हुए हैं, यानी कि जो समय सीमा है, यानी 5 बजे की जो समय सीमा है वो समाप्ति की ओर है। तो अब मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लाइनें लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि अब वोटर्स बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी ठीक है, संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए कई जगह तो शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान जो है वो हो रहे हैं, लेकिन कई जगह हंगामे की भी तस्वीरें सामने आ रही है। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? कितनी संख्या में ये मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने? देखिए, बिल्कुल अगर कटहरी की देखिए मैं सीट की बात करता हूं तो सुबह से देखिए यहाँ पर मतदान तो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, लेकिन जो मतदाता है देखिए उन्होंने साफ तौर पर देखिए पुलिस पर, प्रशासन पर तमाम तरीके के आरोप लगाए कि रास्तों को जो है वो ब्लॉक किया गया और उसी के साथ साथ मतदान करने के लिए घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हालांकि अभी इस समय मैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लगभग 7 बूथ बनाए गए हैं। मैं एक बार तस्वीर में भी आपको दिखाना चाहूँगा कि बेहद ही खूबसूरत तरीके से ये पूरा जो है बूथ पॉइंट बनाया गया है। हालांकि अब संख्या देखिए कम हो गई है। एक बूथ की अगर बात करें तो 1000 के ऊपर जो है वो उस बूथ पर मतदाता है। मतलब लगभग अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं तो 8 से 10 हज़ार या फिर इससे ज़्यादा जो मतदाता है उन्होंने यहाँ पर अपने मत का जो है वो प्रयोग किया और देखिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया उन सभी में। वो चाहे बुजुर्ग महिलाएं हों, चाहे दिव्यांग लोग हों, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। आप सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अभी भी यहाँ पर पहुँच रही हैं और उसी के साथ साथ देखिए जो बुजुर्ग हों, अगर बात करी जाए लाठी से आने की या फिर अगर बात करी जाए अपनी ट्राईसाइकिल से आने की या फिर बैसाखी, आप सामने देखिए तस्वीर आपको सामने भी दिख सकती है कि एक बुजुर्ग आ रहे हैं और लाठी के सहारे से। तो मुझे लगता है कि देखिए कि बड़ा एग्जाम्पल होता है उन लोगों के लिए जो घर में बैठते हैं और आज के दिन को देखिए छुट्टी की तरह समझकर एंजॉय करते हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि जो उनके एक मत का जो प्रयोग है वो क्या से क्या कर सकता है। तो आप देखिए कि ये यहाँ पर पहुँचे हैं और मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं से इन्होंने मिसाल भी, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं अपने मत उसके बावजूद भी आप यहाँ पर आए हैं वोट देने के लिए। हाँ, वोट देने। आपको लगता है कि एक वोट की पावर जो है वो बहुत होती है? तो देखा आपने कि इनकी तबीयत भी नहीं सही है, लाठी का सहारा, इनकी तबीयत भी नहीं सही है लाठी का सहारा लेकर, लेकिन ये यहाँ पर देखिए वोट डालने आए हैं। और आज देखिए आपने भी देखा होगा कि कई बार वोटों की संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन लोग घर से नहीं निकलते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ की देखिए पूरी जो सुबह से वोटिंग, क्योंकि मैंने जो भी कवर किया है
भाजपा के प्रत्याशी से भी मेरी बात हुई, समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी से बात हुई। दोनों देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। हालांकि सत्ता बनाने का बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, लेकिन इसको लेकर देखिए 27 में एक धुंधली तस्वीर जो है वो जरूर साफ होगी कि आगे चल के जो प्रतिक्रिया है वो क्या होनी है। तमाम लोग यहाँ पर देखिए पहुंचे, तमाम लोगों के अपने अपने मुद्दे रहे कि सड़कें अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं का देखिए जो आरोप है वो पुलिस प्रशासन पर लगातार बना रहा। उनका कहना यह था कि डराने का, धमकाने का और दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज तक उन्होंने आज़ादी के बाद से इस तरीके का चुनाव नहीं देखा। कई महिलाओं ने देखिए ये बात करी कि पुलिस जो है वो दहशत फैलाने का काम कर रही है। यहाँ के डीएम अविनाश से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा कुछ की खबरें खंडन कर छुटपुट कहीं सामने आई कि कहीं है, कहीं पर सीट नहीं है, ऑफिस छोटा है, तो उसको जो है वो ठीक कराया गया है। लेकिन 9 सीटों पर देखिए उपचुनाव हो रहा है। आपने देखा अभी भूपेंद्र चौधरी भी बोल रहे थे, सभा पर आरोप लगा रहे थे। ठीक है संदीप, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अलीगढ़ से लोकेश जुड़े हुए हैं। लोकेश, खैर विधानसभा सीट पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? कितनी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं? क्या कुछ नजर आ रहा है? जैसे ही लगातार खैर विधानसभा के अलग अलग बूथों पर जाकर हमने देखा और लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो वोटर्स हैं, वोटर्स अपने निकल के सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार करके वोट डाल रहे हैं। हालांकि कई बूथ पर जो है जो भीड़ जो एक साथ बढ़ी है तो कहीं जो कम आई है, लेकिन 2-4 10-20 करके लोग निकल रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस समय हम गौमत गांव में खड़े हैं, जहां जो बूथ बनाया गया है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो अपनी बारी का इंतजार करने के लिए वोटर्स खड़े हुए हैं। आप भी जो कुछ बूथ पीछे भी देख सकते हैं, पीछे भी लोग हैं अपनी जो इंतजार कर रहे हैं बारी का। इधर पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ इधर एक बार और देख सकते हैं लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपने मत का प्रयोग करने जब आ रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं इनके, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या आपका? सोनम। ये बताएं, आप मत का प्रयोग करने वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दा है आपके मन में जो कि ये बदलाव होना चाहिए या कुछ क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? बताएं जी, आप बता दीजिए। ये बताएंगे तो ये बता सकें, ये मुझे पता। देख रहे हैं लोग, महिलाएं लेकिन जो पर्दे के पीछे लोग बोलने से जरा कतरा रही हैं। भैया आप बता दीजिए किन मुद्दों को लेकर आप मत का प्रयोग करते हैं? सर बेरोजगारी का मुद्दा है और सर यहाँ पर पूरी सहूलियत नहीं है पूरी तरीके से। किस तरह की सहूलियत नहीं है? यहाँ पर सर, यहाँ पर कुछ सड़कें वड़कें अच्छी नहीं है और यहाँ पर सर हमारे यहाँ तालाब है सर, तालाब के सर बहुत ज्यादा खराब है, पानी सर पूरा भर जाता है, गली में पूरा गाँव जो उस तालाब में करके निकलता है सर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ सर, महंगाई का मुद्दा है सर, बहुत ज्यादा महंगाई सर हो रही है सर, 1000 के पार कर गया सर सिलेंडर सर। सर दाल सर 120 रुपये से लेकर सर 200 रुपये किलो तक की दाल है सर। सरसों का तेल सर 200 रुपये पार पहुंच चुका है सर। रिफाइंड सर 200 रुपये पार पहुंच चुकी है सर। महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। मजदूरी वही है, मेरा नाम अकबर है। अकबर जी बताएं क्या मुद्दा है आपके मन में? जो यही है विकास का, महंगाई का, बेरोजगारी का, काम धंधे ना होने के कारण आदमी परेशान है, मायूस है, परेशान है, गली मोहल्ले भरे पड़े हैं, जल भराव है, कोई सही तरीके से विकास नहीं हो रहा है। क्षेत्र से आते हैं? हम इसी क्षेत्र से हैं, गांव गौमत है। हाँ गौमत है गांव। सड़कें वगैरह नहीं, ये प्राइमरी जहाँ ये मतदान हो रहा है उसके पीछे ही हमारी गली है, आप देख लें जाकर के। स्वास्थ्य भी ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ ये है, उसमें दे देते चूरन चटनी सी, कोई गोली या कोई वैसे टैबलेट वगैरह नहीं देते। मामला होता फिर कहाँ इलाज कराने जाना? अलीगढ़ जाना पड़ता है जी। कितनी दूर पड़ता है? अलीगढ़ यहाँ से 35 किलोमीटर, 32 से ऊपर पड़ता है, 35 के समथिंग पड़ता है। मेडिकल तो पड़ता है 40-45 किलोमीटर यहाँ से। हाँ काफी समस्या होती है। आपका नाम क्या हुआ? साहिल। आप किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने आए हैं? यही नाली वाली वगैरह सेम समस्या है। सेम समस्या है। अच्छा, एक ही जगह है शिक्षा की और क्या कहेंगे, एजुकेशन की? क्या यहाँ पे कॉलेज स्कूल किस तरह के हैं? सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट। चलिए ठीक है मुकेश, देखिए जनता के बीच अलग अलग मुद्दे हैं, जो मतदाता हैं वो अपने अपने मुद्दे के साथ मतदान करने पहुंचे हुए हैं। गाजियाबाद से लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश देखिए, ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की गढ़ मानी जाती है और आज इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। क्या कुछ देख पा रहे हैं इस सीट पर? कितनी संख्या में जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं?
देखिए, इस वक्त हम गाजियाबाद के एक स्कूल में हैं जो कि दिव्यांग बूथ के रूप में डेवलप किया गया है और यहाँ पर इस तरीके के पीछे में अगर आप देखें तो ये ऐसे सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं और इस सेल्फी पॉइंट्स पर कुछ ऐसे वोटर्स भी हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो वोट कास्ट करके आए हैं। आप लोग पहले तो अपने साइन दिखा दीजिए। ये वो वोटर्स हैं जो कि साथ आए। ये बताइए कि आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आपने वोट किया है। आप पेशे से सीए हैं, आज आपकी ऑफिस भी खुली है, लेकिन देख कर अच्छा लगा कि दोपहर के 3 बजे से ही आप वोट कास्ट करने आई हैं। मैंने भारत के विकास को नज़र में रखते हुए वोट दिया है और जो मेन समस्या पटेल नगर की जल है उस समस्या को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है। अच्छा, आप भी साथ आई हैं, क्या कुछ सोच करके वोटिंग की है आपने? वोटिंग हमारा अधिकार है और हमें इसे ज़रूर देना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये हमारी बिटिया है, शादी हो चुकी है, हमने इसको स्पेशल दिल्ली से बुलाया है कि आपको वोट करना है, आपकी वोट वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो ये देखिए, गाजियाबाद में दिल्ली वाले भी वोट करने आ रहे हैं। आप तो बेटी थी शहर की, अब वापस आई हैं, किस तरीके से आप वोट करने के लिए यहाँ आई हैं? घर वालों ने, ससुराल वालों ने ये नहीं किया कि क्यों वोट करने क्यों जा रहे हो? नहीं, ससुराल वाले भी हमेशा प्रमोट करते हैं कि वोट होना चाहिए, कोई वोट खाली नहीं जाना चाहिए और डेवलपमेंट के लिए वोट देना ज़रूरी है। बस थोड़ी सी समस्या कभी कभी इसी लेवल पे आ जाती है कि हमारा अगर आई कार्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए कुछ सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल भी शो नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा सिस्टम चेंज होना चाहिए कि अगर हम बाहर भी हैं तो हम वोट कर सकें, ऑनलाइन हो, कुछ सिस्टम इस टाइप का होना चाहिए। अगर हो जाए तो वोट की संख्या मतलब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी आपकी। ये एक परेशानी है कि गाजियाबाद में इन 9 की 9 विधानसभा में जहाँ वोटिंग चल रही है वो सबसे फिसड्डी है। 1 बजे तक की वोटिंग जो परसेंटेज थी उसमें केवल 20.81% वोटिंग हुई है और अब तक उत्तर प्रदेश में जितने भी जगह उपचुनाव हो रहा है गाजियाबाद सबसे कम। और कुछ ऐसी कारण है कि लोग वहाँ पर आ रहे हैं तो उन लोगों को कई जगहों पर रोक दिया जा रहा है। मोबाइल के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है क्योंकि आम आदमी को नहीं पता है कि उसे मोबाइल लेकर के आना है। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या सोचा? मतलब आप तो डेवलपमेंट को लेकर कर रही हैं, एक चार्टेड है, क्या देश की वाकई अर्थव्यवस्था वगैरह ठीक ठाक है या बस एक मूड था कि वोट कराएं? नहीं, अभी तो अर्थव्यवस्था को ठीक होने के लिए और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आप लोकल एमएलए चुन रही हैं, इससे सरकार भी नहीं बदलने वाली, तो क्या कुछ इस माइंड में कॉन्सेप्ट था जिसको वोट किया है? बंदा तो मत चेंज हुआ है, बंदा चेंज होगा तो वो भी इस मुद्दों पर काम करेगा। जो अभी तक चाहते हुए भी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, चाहते हुए भी जो एमएलए बन रहा है या कोई किसी भी पोजीशन पे भी है, चाहते हुए भी नहीं हो सकता। जैसे रिश्वत का ही है, मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन के काम में है, लेकिन उनका तो ये है कि काम अगर करना है, नहीं करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, लेकिन जो हमें कमीशन देना है वो हमें देना ही है। कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। देखिए, ये वोटर होता है जो अपने जहन की बात बोल देता है। इन्होंने ये बातचीत में बोल दिया कि सरकार कोई भी हो, लेकिन जो परेशानियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो कमीशन खोरी हो रही है वो कम नहीं है। हालांकि ये अच्छी बात है कि ऐसे परिवार भी बाहर निकल करके वोट कर रहे हैं। और एक ट्रेंड देखेंगे तो दोपहर के बाद, स्पेशली 2 बजे के बाद फुटफॉल बड़ा है वोटिंग सेंटर्स पर और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ सके, ताकि जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकतंत्र के अंदर एक व्यवस्था है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके इस पर्व में, तो ऐसे में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चलिए ठीक है, लौटेंगे लोकेश आपके पास। हमारे साथ प्रयागराज से धीरेन्द्र बने हुए हैं। धीरेन्द्र, अगर फूलपुर सीट की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज अभी तक यहाँ पर क्या कुछ रहा है और जनता के बीच अगर मुद्दों की बात की जाए तो वो क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपने वोटिंग परसेंटेज की बात किया है, तो शुरुआती दौर में जिस तरीके से सुबह से जो मतदान का परसेंटेज था वो काफी धीमा था। अगर हम 1 बजे की बात करें तो 26.63% ही मतदान हो पाया था। लेकिन उसके बाद अगर हम पोलिंग बूथों की तस्वीरें अगर आपको दिखाना चाहेंगे तो पोलिंग बूथ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे शाम हो रही है। धीरेन्द्र, आपको रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार हो रहा है। देखिए, कटहरी में 3 बजे तक 49.40% मतदान हुआ है। सीसामऊ में 3 बजे तक 40.29% जो मतदान है वो हुआ है। और देखिए, करहल में 3 बजे तक 44.6% मतदान हुआ है। मछुआ में 3 बजे तक 43.64% मतदान हुआ है। तो यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर देखिए सुबह से ही मतदान चल रहा है और क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सीसामऊ में 3 बजे तक 40.29% मतदान प्रतिशत रहा है। करहल में 3 बजे तक 44% मतदान रहा। देखिए, मझवा में 43.64% मतदान रहा है। तो ये वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली है।
और धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आप मतदाता से बातचीत करें, क्या कुछ उनके बीच मुद्दे नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर हम मतदाताओं की बात करें तो इस समय धीरे धीरे, जैसे पहले तस्वीरों के जरिए हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर है जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर जा रहा है उसी तरीके से यहाँ पर मतदाताओं की जो लाइनें हैं वो लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिल रही है। और खास करके आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं की कतारें हैं वो भी काफी लंबी लंबी आपको दिखेंगी। 2 कतारें आप देखने को मिल सकती हैं कि देखिए किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ चुनाव विकास के मुद्दों को लेकर यहाँ पर मतदान करने आए हैं। कैसा नेता चुनना चाहेंगे? ये नौकरी वोकरी दे, रोजगार लड़कियों को मिले, और काहे पे रोजगार हो, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया हो, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज वोटिंग करने आए हैं। हम तस्वीरों के जरिए फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये भीड़ आप देख सकते हैं कि लगातार जो मतदाता हैं वो अब पोलिंग बूथ की ओर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी मतदाताओं का जो आने का क्रम है वो लगातार जारी है। तो लोग रुचि ले रहे हैं मतदान करने में। हालांकि शुरुआती दौर में जो मतदान प्रतिशत था वो बेहद कम था, लेकिन अगर हम बात करें तो राजनीतिक समीकरण की, तो यहाँ पर 2 पार्टियों के बीच में ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि बसपा ने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन किसी न किसी एक प्रत्याशी का जरूर वो गणित को बिगाड़ेंगे, उनके समीकरण को खराब करेंगे। हालांकि वोट कटवा के रूप में वो इस चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर सीधे मुकाबले की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी धीरेन्द्र, आपके पीछे कुछ महिला मतदाता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, उनके बीच क्या कुछ मुद्दा नजर आ रहा है, वो क्या देखते हुए वोट करने पहुंची हुई हैं, अगर बात हो पाए? देखिए, हम महिला मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो बात करने से कतरा रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात किया जाए। आज आप वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रही हैं? सर क्या बोल रहे हैं सर? आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप यहाँ पर किस तरह से देखती हैं? आप नहीं देखें, पहले यहाँ पे रोजगार चाहिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इतने साल से पढ़े बैठे, ग्रेजुएशन हो गया, ये हो गया, भर्तियां आ रही हैं यहाँ पे, तो कोर्ट चली जा रही हैं, यहाँ चली जा रही है, यहाँ फंस जा रही है, वहां से धांधली हो रही है, रद्द हो रही है। भाई कब तक कितना पढ़ेंगे हम लोग? देखिए, आप साफ इनका दर्द समझ सकती हैं कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। जो भर्ती आती है उसके जो पेपर्स हैं वो लीक हो जाते हैं और प्रतियोगी छात्रों को लोक सेवा आयोग के सामने यहाँ प्रदर्शन करना पड़ता है अपनी मांगों को मांगने के लिए। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर लोग आए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी ठीक है, बने रहिएगा आप धीरेन्द्र हमारे साथ। तो देखिए, जनता के बीच अलग अलग जो मुद्दे हैं वो नजर आ रहे हैं, अपने अपने मुद्दे के साथ लोग वोट करने पहुंचे हुए हैं। लगातार हमारे साथ संदीप भी बने हुए हैं। संदीप, अगर अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है और जनता के बीच क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? जनता क्या देखते हुए वोट करने पहुंची हुई है? क्या वो पार्टी का नाम देख रही है, प्रत्याशी का नाम देख रही है, या कोई जमीनी मुद्दे देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अंबेडकर नगर की अगर बात करी जाए तो शांति व्यवस्था हालांकि यहाँ पर देखिए बेहतर तरीके से चल रही है, क्योंकि 49% से ज़्यादा का जो है वो मतदान अभी तक हो चुका है। हालांकि 5 बजे का समय है और मुझे लगता है कि अभी ये मतदान और बढ़ेगा। यहाँ के जिलाधिकारी हैं देखिए अविनाश सिंह, लगातार वो सभी जितने भी मतदान स्थल यहाँ पर बनाए गए हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, व्यवस्थाओं को समझा जा रहा है। हाल फिलहाल अभी तक कोई ईवीएम की मशीन जैसी है ऐसी कोई दिक्कत की बात भी सामने नहीं आई है। अविनाश जी, लगभग 3 बज चुके हैं और 49% से ज़्यादा का मतदान हो चुका है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कोई समस्या सामने आई? देखिए, आज सुबह 7 बजे से लेकर जो हमारा मतदान प्रारंभ हुआ है कटेरी विधानसभा के उपनिर्वाचन के लिए, उसमें अभी तक ऐसी कोई भी घटना संज्ञान में नहीं आई है जिसको लेकर हम लोगों को जिला प्रशासन को मतलब एक कानून और शांति व्यवस्था के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। बहुत एक अच्छे माहौल में एक शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोग अपने अपने मतदान का मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह जो हमारा निर्वाचन कह लीजिए या हमारा लोकतंत्र है उसके लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। रहती है अविनाश जी, मुझे लगता है क्योंकि विपक्ष तो आपको कटघरे में खड़ा करता है, तो शांतिपूर्वक कराना भी एक आपके लिए भी चुनौती है ही? नहीं, देखिए, हम लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमेशा इन सब ये चुनौती क्या है, ये तो एक लोगों का काम क्या है कि लोग हैं तो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही।
तो इस पे कहने पे अगर हम लोग चलने लगेंगे तब तो फिर हम लोग तो कहते हैं कि पूरा एक ट्रेनिंग भी इस प्रकार से रहती है कि भाई सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं के बीच में हमको अपने जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ और जो उसके मतलब दिशा निर्देश हैं, जो गाइडेंस है, उसी के हिसाब से काम करना रहता है। कोई ऐसी कुछ तकनीकी दिक्कत की कोई बात आई हो, अगर पूरे हम यहाँ की कटहरी की बात करते हैं, या ईवीएम या मशीन धीरे या कुछ भी? देखिए, एक आध दो जगह छोटी छोटी, जैसे किसी ने मशीन को ठीक से जोड़ा नहीं है या कोई उसमें कुछ दिक्कत आई हो, तो उस तक एक दो जगह पे आई थी, लेकिन तुरंत सॉर्ट आउट हो गई, क्योंकि हम लोगों के पास से करीब 20 जोनल मजिस्ट्रेट हैं और 65 जो हैं हमारे पास सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, प्लस माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, एडिशनल सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। एक बहुत लंबी टीम में जो तंत्र है वो आपका तंत्र है, और उसके साथ हमने उनको दे रखा था, एक्स्ट्रा मास्टर ट्रेनर दे रखा था कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती तत्काल आप उसको देखिए, जाके उसको ठीक करिए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी कुछ लोगों ने जैसे होता है कि साहब रोका जा रहा है, जाने नहीं दिया, ये सब बातें हुई थी, लेकिन हमने आके हर जगह हम लोगों ने घूमा, देखा, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और कोई भी चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, सभी के साथ कहीं पे कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत अच्छे तरीके से माहौल में, और आप प्रतिशत भी देख के कह सकते हो कि एक अच्छा प्रतिशत हो गया है कि अभी कुछ नहीं लगता, अभी हमारे पास कम से कम 1.5 घंटा के करीब बचा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो मतदान का प्रतिशत है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जिलाधिकारी थे ये अविनाश जी, और साफ तौर पर देखिए इनका कहना ये है। संदीप, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, और देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला। ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा अराजकता माफियागिरी से बाज नहीं आ रही है, ये ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा है। सपा के गुंडे आम जनता को धमका रहे हैं। करहल में दलित बेटी की हत्या कर दी गई है। ब्रजेश पाठक की तरफ से ये बड़ा हमला बोला गया है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, ब्रजेश पाठक ने कहा है। इनके गुंडे हर जगह नंगा नाच कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने ये बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ परिवार को, और देखिए दलित समाज से खुलकर वोट करने की अपील की है उन्होंने। समाजवादी पार्टी के मुखिया अधिकारियों को धमकाते हैं ब्रजेश पाठक ने। ये जोरदार हमला जो है वो समाजवादी पार्टी पर बोला है। तो बीजेपी हमेशा निष्पक्ष चुनाव के समर्थन में रही है, ये भी उन्होंने कहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर ये बड़ा हमला। और देखिए समाजवादी पार्टी अराजकता माफियागिरी से बाज नहीं आ रही है। सपा के गुंडे आम जनता को धमका रहे हैं। तो करहल में दलित बेटी की हत्या कर दी गई, ये ब्रजेश पाठक ने कहा है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, ब्रजेश पाठक ने ये कहा है। इनके गुंडे हर जगह नंगा नाच कर रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक की तरफ से ये बड़ा हमला जो है वो बोला गया है। समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ परिवार को प्रमोट करना है। दलित समाज से खुलकर वोट करने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अधिकारियों को धमकाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता हैं, बुर्का पहन करके महिलाओं के भेष में वोट डालने का काम कर रहे हैं, और चुनाव आयोग में हमने शिकायत की है। इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी संविधान के खिलाफ काम करेगा, निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ काम करेगा, हमने निर्वाचन आयोग को दरखास्त दिया, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से ये बड़ा हमला जो है वो बोला गया है। लगातार देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, और सियासत भी जो है वो भी गरमाई हुई है। चुनावी वार जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आपने सुना, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है, और ये लगातार हम आपको नॉन स्टॉप कवरेज दिखा रहे हैं। लगातार आपके सामने तस्वीरें ला रहे हैं। अलग अलग जगह से हमारे साथ सहयोगी भी बने हुए हैं। लोकेश, मैं आपके पास आऊंगी। अगर इस समय वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो क्या कुछ नजर आ रहा है? जनता के बीच क्या मुद्दे हैं, और इस सीट पर समीकरण क्या कुछ कह रही हैं? देखिए 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज बताती है कि गाजियाबाद में 27% वोटिंग हुई है, 27.36%। और इस दौरान जो है कई ऐसे बूथ्स हैं जहां पर पब्लिक पहुंचना शुरू हो गई है, और काफ़ी बड़ी संख्या में अब लोग पहुंच रहे हैं। दोपहर 2 बजे के बाद जो फुटफॉल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। शुरुआती दौर में जब 2 घंटे में 5% वोटिंग गई थी तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये वोटिंग परसेंटेज इतने जा सकते हैं। कुछ हमारे साथ वोटर्स भी हैं जो बच्चों को गोद में लेकर के यहाँ पर आए हैं। मैडम, आपने वोट कास्ट किया है, किन मुद्दों को लेकर के किया है? सर, जो हमारे यहाँ पे गाज़ियाबाद में जो भी गंदगी फैली हुई है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम चाहते हैं कि अब हमारे बोर्ड से जो भी उम्मीदवार
जीते, वो एटलीस्ट गाजियाबाद के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कराए। और मैं तो यही चाहूँगी कि सभी लोगों को वोट देना चाहिए, सब लोग अपने घरों से आओ, अभी टाइम है, अभी आप वोट दे सकते हो और अपने अधिकार को यूज़ करो, वोट दो सब लोग आके। छोटे बच्चे साथ में है, प्रॉब्लम तो नहीं हुई कोई? नहीं सर, जब जो मेन काम है ये तो बच्चे को साथ में, बच्चा भी अभी से सीखेगा कि प्रायोरिटी क्या चीज़ है, और मुझे लगता है कि ये हमारी प्रायोरिटी है। सारे काम को छोड़ने के बाद, इवन करने के बाद हमें वोट देने तो आना ही चाहिए। देखिए, ये महिलाएं भी हैं जो अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर आई हैं और उन्होंने अपने प्रायोरिटी आज की वोटिंग को रखा है। दरअसल अगर आप पूरे समीकरण की बात करें ना इस सीट को लेकर के, तो ये सीट बड़े जो इसका इतिहास है वो ये है कि ये भाजपा के गढ़ के रूप में रही है। बावजूद उसके इस बार जो कैंडिडेट जो है अलग अलग पार्टियों की तरफ से फील्ड किए गए, उसमें ये बेहद अहम हो गया कि इस बार जो दलित और मुस्लिम अगर एक साथ कंबाइन हो जाता है तो सारा खेल बिगड़ जाता है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से दलित कैंडिडेट किया और महानगर अध्यक्ष ने जो है यहाँ पर जो बीजेपी के महानगर अध्यक्ष थे उनको ही यहाँ पर जो विधायक का कैंडिडेट बनाया गया। तो ऐसे में इस सीट पर समीकरण ये कहता है कि भाजपा अगर जितना ज़्यादा वोटिंग होगी उतना ही ज़्यादा बीजेपी को भी फ़ायदा होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वोटिंग कम होती है तो जीत और हार का मार्जिन कम हो सकता है। हमने शहर के अलग अलग बूथ पर किए, शुरुआती दौर में बिल्कुल भी यहाँ पर भीड़ नहीं रहती थी, दोपहर के बाद अचानक भीड़ बढ़ी है। यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम गया है। कई तो बूथ ऐसे हैं जहाँ पर 1000 से ज़्यादा वोटर्स की संख्या है, लेकिन 150 से 200 वोट ही कास्ट हुए हैं। तो लोगों में भी एक ये बात देखने को मिली है कि बहुत ज़्यादा इस उपचुनाव को लेकर के रुझान नहीं है। दूसरा सबसे अहम कारण है कि दिल्ली और नोएडा के अंदर ऑफिस बंद नहीं की गई, उसका भी एक असर यहाँ पर आया है कि लोग वोटिंग करने के लिए अपने ऑफिस निकल गए। अब वो शाम को 1.5 घंटे का जैसा समय भी बचा हुआ है तो वो आकर के वोट करने वाले नहीं हैं, और या फिर वोट ना करने की वजह से वोटिंग परसेंटेज कम होता है। तो अभी ये एक आकलन के मुताबिक ये है कि जब शाम 5 बजे तक वोटिंग पूरी होगी तो गाजियाबाद 33 से लेकर 35% के बीच में जो है इसकी वोटिंग परसेंटेज होगी, जो कि लास्ट जो चुनाव हुआ था, यानी कि जब उपचुनाव एक यहाँ पर मेयर का हुआ था 2017 में, तब के चुनाव के मुताबिक ये जो है सीट 18% हुआ था। तो उसके हिसाब से एक बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अभी और कोशिश कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि वो लोग बाहर निकलें अपने मुद्दों पर। मुकेश, सुबह से आप इस सीट को कवर कर रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। इस सीट की बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। लगातार अब मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं, तो उनका रुख क्या नजर आ रहा है? क्या वही रुख है उनका या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है इस सीट पर? क्या कहता है आपका आकलन? देखिए, अगर हम आकलन के तौर पर बात करें तो या आपने भी अपने संबोधन में कहा था कि इस चुनाव से ना तो कोई सरकार बनने वाली है ना बिगड़ने वाली है। बस अगर इस पूरे जो चुनाव है इस पर सारा गेम जो है वो आत्मविश्वास का है। जो जितनी ज़्यादा सीटें जीतेगा 2027 में उस पार्टी का आत्मविश्वास उतना ही ऊपर होगा। और इसी वजह से यहाँ के लोग भी ये समझ रहे हैं कि क्यों ना ऐसे विधायक को जिताया जाए जिसकी सरकार है, ताकि उससे काम कराना, उससे विकास पर काम कराना आसान होगा। क्योंकि दूसरे विधायक पर अमूमन ये देखा गया है कि अगर बाई इलेक्शन में दूसरी पार्टी का, जिसकी सरकार नहीं, अगर उसका कैंडिडेट विधायक बन जाता है तो बाद में विकास कार्यों को कराने को लेकर के एक समस्या आती है कि सरकार हमारी नहीं है, वहाँ पर हमारी सुनी नहीं जा रही। तो एक जो अंडर कॉन्शियस माइंड है उनके अंदर, लोगों में ये दिमाग में है ये बात, और शायद इसी वजह से इस सीट के ऊपर जो वोटिंग हो रही है उसके ट्रेंड्स हम पुख्ता तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्रेंड्स ऐसे बताते हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। और यही वजह है कि लोग विकास के मुद्दे पर बार बार नाम ले रहे हैं। लोग जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर भी यहाँ पर अपनी बातें कहते हुए नजर आए कि हमने हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए किया है। तो ये वही एजेंडे हैं जो बीजेपी ने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान फ्लोट किए थे, इसी के ऊपर चुनाव लड़ा था। तो ये माना जा सकता है कि ये सीट बीजेपी के लिए वन ऑफ द सेफेस्ट सीट है। और इसके बावजूद भी अगर कोई उलटफेर होता भी है तो वो उलटफेर यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना बेहद कम आती जा रही है। ठीक है, अलीगढ़ से मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, देखिए, खैर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है, तो क्या कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में यहाँ बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, और जो यहाँ के मतदाता हैं उनका क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? क्योंकि सुबह से ही आप उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है इस सीट पर? देखिए, अलीगढ़ की खैर विधानसभा में जो मतदान चल रहा है, सुबह 7 बजे से लगातार हम कवरेज दे रहे हैं।
अलग अलग बूथों पर गए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। और इस समय हम गौमत में खड़े हैं, जहाँ पे जो बूथ है वहाँ पर हम जो वोटर्स दोनों तरफ खड़े हुए हैं, इस तरफ महिलाएं खड़ी हैं तो इस तरफ जेंट्स खड़े हैं, तो और दोनों तरफ जो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 39% अब तक जो वोटिंग हो चुकी है 3 बजे तक। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहे हैं। बाबू जी नाम क्या? कल्लू पहलवान। कल्लू जी, आप जो है कब से मतदान करो, क्या मुद्दे हैं आपके जो मतदान कर रहे हैं? तो कोई भी मुद्दा ना है, लोगों को हरामी करे दे रही है सरकार, मुफ्त का खाना खिला के, बस। हाँ, और कुछ नहीं। जैसे आप मतदान करने आए, क्या बदलाव चाहते हैं? ठीक है मुकेश, और सीधे आपको ले चलते हैं